हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये क्या होता है और इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तभी आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, तीन मोशन थे, तीन लॉज ऑफ मोशन थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में जो था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कांस्टेंट रूप से वो मूव करता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना दिया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ था फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉज में था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और थर्ड में था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉज था, आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझ में आएगी। चलो ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो मतलब क्या होता है कि फिजिक्स में जो कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज। मतलब कोई भी चीज़ है वो कांस्टेंट है। मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, नो चेंज, मतलब वो चीज़ जो भी है वो कांस्टेंट है। अगर कंजर्वेशन को मोमेंटम के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है मोमेंटम डज नॉट चेंज और मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब मोमेंटम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा पूरे के पूरे टाइम में। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मोस्टली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होने वाला हो तब उसके लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि जो एक टॉप होता है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो कोई भी सिस्टम है उसमें जो मोमेंटम होगा वो रिमेन्स सेम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कुछ नोट है, उसको हमें याद नहीं, मतलब कि ये पता होने चाहिए, तभी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन तभी अप्लीकेबल है। अभी जो हम लोग लंबा सा एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो तभी अप्लीकेबल है। तो उस डेरिवेशन को ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये है कि द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली एप्लीकेबल टू एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता हो, उस पर कोई भी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता हो। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलेंगे। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में मैंने लिख रखा हूँ कि इन दिस थ्योरी वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे हम लोग कोई भी अनबैलेंस फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि जो ये जो अभी मैं फिगर दिखाने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना। इस फिगर में ही पूरा डेरिवेशन छुपा हुआ है। देखो, हमने क्या करा है कि कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है अच्छा सा, और उस वहाँ पे दो दो बॉल है वहाँ पे। एक बॉल का नाम ए है, दूसरे बॉल का नाम बॉल बी है। ठीक है, दो बॉल है, बॉल ए और बॉल बी। क्लियर? जो बॉल ए है उसका मास है एम ए, और जो बॉल बी है उसका मास है बॉल बी। आप साइड में कहीं लिख सकते हो, मास ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ बॉल बी इक्वल टू एम बी। ठीक है, दो बॉल है। अब क्या है कि दोनों बॉल इधर से हमने क्या करा, उसको लुढ़का दिया। ये बॉल भी लुढ़क गया सेम डायरेक्शन में। दोनों जो बॉल है एक सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मूव करने पर जो बॉल का जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, तो लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए साइड में कहीं पे, तो यू वो हो जाएगा यू ए। और बॉल बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू बी। क्लियर यहाँ तक? अब बॉल क्या है कि कुछ दूर दोनों बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या हो जाएगा, एक पास में एक दूसरे पे कोलाइड हो जाएगा। क्या करेगा, कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो बॉल ए है, जो बॉल ए है वो क्या करेगा, बॉल बी पर फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा, एफ ए लगाएगा। और बॉल बी भी बॉल ए पे फोर्स लगाएगा, एफ बी फोर्स लगाएगा। ठीक है, बॉल ए पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, एफ बी फोर्स लगाएगा।
ठीक है। अब दोनों बॉल एक दूसरे को टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जिधर से आया था फिर उसी डायरेक्शन में वो लौट जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन बॉल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वी बी हो जाएगा, वी बी। और बॉल बी का बी ए बॉल ए का फाइनल वेलोसिटी वी ए और बॉल बी का फाइनल वेलोसिटी वी बी हो जाएगा। ध्यान से समझ में आया? इस फिगर को अच्छे से देख लो तभी डेरिवेशन क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो इनिशियल में बॉल का वेलोसिटी क्या है, जब बॉल कॉलिजन मतलब टकराया नहीं था दोनों बॉल, तो उस समय बॉल ए का जो इनिशियल वेलोसिटी यू ए था और बॉल बी का यू बी था। ठीक है। अब क्या है, जब टकराया तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, एफ ए एफ बी लगाया, और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जो बॉल में फाइनल वेलोसिटी हो गया वी बी हो गया बॉल बी में, और बॉल ए में वी ए हो गया। क्लियर? ये फिगर को अच्छे से देख लो, क्लियर हो गया? चलो हम लोग आते हैं हम डेरिवेशन पे। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले बॉल ए को कंसीडर करते हैं। जो बॉल ए यहाँ से इधर से कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो देखो बॉल जब इनिशियली मूव कर रहा था, बॉल का मास ए था, मास बॉल में जो बॉल ए का मास क्या था, एम ए था। और जब क्या है इनिशियल में, जब बिफोर कॉलिजन मतलब कॉलिजन से पहले, उसमें मोमेंटम कितना था, तो हम लोग क्या करते, क्या पर रखे मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग क्या कर दिया, एम ए इंटू यू ए कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे ना। इनिशियली जब मोमेंटम जब कोलिजन से पहले, तो उसमें कितना वेलोसिटी था, यू ए था, तो मास ए एम ए था, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम निकल के आ गया हमारा एम ए यू ए। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, जब बॉल टकरा गया तो फिर बॉल में फाइनल मोमेंटम कितना था, तो फाइनल मोमेंटम क्या था, एम ए। तो बॉल का मास तो कांस्टेंट, मास तो चेंज होने वाला, वेलोसिटी चेंज हो गया था, वी ए हो गया, फाइनल वेलोसिटी यू ए से वी ए हो गया आफ्टर कोलिजन। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? यहाँ से हमने क्या कर दिया, एम ए को ये ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए ब्रैकेट के अंदर में वी ए माइनस यू ए। ठीक है, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए ब्रैकेट के अंदर में वी ए माइनस यू ए। क्लियर? अब हमने क्या करा कि जो हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है उसको याद करते हैं। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में क्या था, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स जो लगेगा, जो लगा है, जो फोर्स लगा है, तो वो किसका प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बॉल ए की बात कर रहे हैं तो एफ ए फोर्स लगा रहा था एफ बी पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ये टाइम कहाँ से है, जाहिर सी बात है, ये जो टाइम आया है ये रेट की वजह से, जहाँ पे भी रेट आएगा वहाँ पे डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा, रेट की जब बात करते हैं। समझ में? तो यहाँ पे हमारा फोर्स निकल के आया है बॉल ए के लिए एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, तो ये अभी याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बॉल बी पे। बॉल बी पे सेम वही करेंगे जो अभी हमने बॉल ए के लिए करा था। बॉल ए में इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम बी वी बी यू बी, और फाइनल मोमेंटम क्या था, एम बी यू वी बी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया और एम बी को कॉमन ले लिया, वही आ गया। फिर हमने सेकेंड लॉ में गया, सेकेंड लॉ में हमने क्या था, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और तो बॉल बी कितना फोर्स लगाएगा, एफ बी फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, बॉल ए पे लगाएगा। तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, टी कहाँ से आया, टी रेट की वजह से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेट जहाँ पे आएगा वहाँ पे टाइम ले लेंगे हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलो अब हम ये लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे जब बॉल एक दूसरे को कोलाइज कर रहा था, मतलब टकरा रहा था, तो यहाँ पे जो बॉल ए था वो बॉल बी पे फोर्स लगा रहा था, बॉल बी जो बॉल ए पे फोर्स लगा था, बॉल ए एफ ए फोर्स लगा रहा था, बॉल बी एफ बी फोर्स लगा रहा था। तो थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहा था, हमने यहाँ पे माइनस लिया, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, एफ एज इक्वल टू माइनस एफ बी कर दिया। ठीक है, और एफ ए और एफ बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे थे, अभी जस्ट हमने निकाला। तो दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको थोड़ा सा ये जो यहाँ जो है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एम ए को पहले वी ए से मल्टीप्लाई करा, फिर एम ए को यू ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। इधर भी हमने वैसे ही सिंप्ली कर दिया, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस यहाँ पे हो गया। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या है, ये जो लाइन था इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर दिया, जो एम ए वी ए एम बी वी बी। ठीक है, एम ए यू ए एम बी यू बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अभी एम ए वी ए क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, और एम बी वी बी क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकल के आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी था तो फाइनल वेलोसिटी। अब तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर हमें आफ्टर कोलिजन अगर दोनों बॉल का कितना मोमेंटम था दोनों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम ए वी ए को और एम बी वी बी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह इनिशियल मोमेंटम कितना था दोनों बॉल में, तो हमने क्या करा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या हो जाएगा, एम ए यू ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या हो जाएगा, एम बी यू बी हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन दोनों बॉल में कितना टोटल मोमेंटम था। ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी को ऐड करना। तो ये जो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम था वो क्या है, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, देखो, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains unchanged or conserved provide no other external force acts on the system। ठीक है, तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब आप शायद आप कोई लैब वगैरह में कुछ इस तरह के बॉल्स वगैरह देखे होंगे, इस तरह से, जैसे इस बॉल को यहाँ से ऐसे कुछ फोर्स लगा के खींचा और इस पे लगा दिया, इस तरह इस डायरेक्शन में खींचा, तो ये बॉल क्या करेगा, इस पे हिट करेगा और ये वाला बॉल इधर आ जाएगा। अब फिर बॉल ये यहाँ आ गया, अब ये बॉल फिर इस पे हिट करेगा तो फिर ये कंटिन्यूस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप देखे होंगे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, शायद आप लोग लैब वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बॉल ऐसे कुछ, तो आपको दिखाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई भी सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया। तो आप लोग क्या करो, एनसीईआरटीज के जो जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करो, जो विथ सॉल्व एग्जांपल जो ऑलरेडी दे रखा है उसको बनाने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और कुछ जो भी क्वेश्चन है कुछ अच्छा लगे तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाय।